हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म एजुकेशन वाला आर के मेहता के इस यूट्यूब चैनल पर। आइए साथियों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री में, यानी कि हिस्ट्री का आज हम लोग कंप्लीट देखेंगे चैप्टर नंबर 3, तीसरे चैप्टर को, जो कि आपका चैप्टर का नाम क्या है? तो आपके चैप्टर का मेरे भाई आपका नाम है क्या? तो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इस चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट देखा था, साथ ही साथ इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को मैंने करवा दिया था और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को भी मैंने क्या तो करवा दिया। आपको जाकर के देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट क्या देखेंगे? तो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे, यानी कि आज का ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है। क्यों कि एक चैप्टर, जो कि आपका चैप्टर कौन सा होने वाला है? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। और हम लोगों को क्या करना है? तो एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट देखना है। क्या? वन चैप्टर को, है ना, वन चैप्टर को पूरा कंप्लीट एकदम देख लेना है आज के इस लेक्चर में, जो कि आज हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे। एकदम इत्मीनान से पेन पेपर लेके बैठ जाइएगा और हमारे 7 प्रश्नों को सीखते समझते और नोट डाउन करते चलिएगा, है ना। आप सभी को आर्ट सब्जेक्ट पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्यों कि मैं आप सभी को इस तरह पढ़ाऊंगा कि आप सभी को फिर से उतना ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए हम लोग चलेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। चलिएगा, आगे हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मेरे भाई, अगर आप भी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और साथ ही साथ अपने प्यारे से फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर भी कर लीजिएगा अगर आप सभी को हेल्पफुल लगे तो। चलिएगा, नेक्स्ट अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहली बात हम लोग देखेंगे चैप्टर के नाम को। हम क्या देखेंगे? पहली बात हम लोग देखेंगे चैप्टर के नाम को। ये जो आपका चैप्टर का नाम निकला है, ये 2 शब्दों से, एक हिंद है और एक चीन है ना। उसके बाद राष्ट्रवादी है, उसके बाद आंदोलन है। आंदोलन, क्रांति का अर्थ होता है बदलाव, परिवर्तन, है ना। और उसके बाद अगर बात करें तो हिंद और चीन। हिंद चीन को फिलहाल अभी रहने देते हैं, उसके बाद करते हैं राष्ट्रवादी। मतलब राष्ट्र का अर्थ होता है, क्या होता है राष्ट्र का अर्थ? राष्ट्र का अर्थ होता है मेरे भाई देश। क्या होता है राष्ट्र का अर्थ? देश होता है ना। अब बाद का अर्थ होता है संबंध, है ना। बाद का अर्थ क्या होता है? संबंध होता है, लगाव होता है, प्रेम होता है। तो मतलब अपने देश के प्रति लगाव की भावना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। और यही आपका हिंद चीन। हिंद चीन में 3 देश आते हैं। कितने देश? हिंद चीन में वर्तमान के 3 देश आते हैं, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। इस तीनों क्षेत्र में, इन तीनों देशों में अपने देश के प्रति लगाव जब आ गया लोगों में, तो उन्होंने क्या किया? तो वहां पर जो भी उपनिवेश बनाया हुआ था उसके खिलाफ, उसके विपरीत क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है ना। तो अब बात करें हिंद, इसका नाम वियतनाम, लाओस, कंबोडिया में हिंद क्यों पड़ा और चीन क्यों पड़ा? तो हिंदुस्तान के कुछ शासक यहां पर गए थे और क्या किए थे? शासन किए थे, जिसके कारण भारत का सभ्यता वहां के लोगों को जानने को, सीखने को, समझने को मिला। ठीक इसी प्रकार चीन में भी हुआ था, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? हिंद चीन, है ना। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने देश के प्रति लगाव। जब हिंद चीन में निवास करने वाले लोगों में अपने देश के प्रति लगाव का भावना उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने क्या किया? उपनिवेश जो उसको फ्रांस बनाया हुआ था उसके प्रति विद्रोह कर दिया। और बाद में यहां पर अमेरिका भी दखल अंदाजी करने लगा था, उसके खिलाफ भी विद्रोह किया और सभी को बाहर हटा करके फेंक दिया। इसी के बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोगों को मेरे भाई पढ़ना है ना, और सीखना है। तो चलिएगा, अपने प्रश्न की ओर बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे और समझते रहेंगे। पहला आपका प्रश्न निकल के आता है। ये प्रश्न आपका देखिएगा कब पूछा गया है? तो 2024 में पूछा गया। तो आपके लिए काफी मोस्ट MVVI आपका ये प्रश्न रहने वाला है। 2024 में आपका पूछा गया, तो बहुत कम ही संभावना रहेगा कि 2025 में
पूछा जाए। लेकिन हाँ, हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक प्रश्नों को तैयार करके यहां से चलेंगे। वियतनाम में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? जैसे अगर मैंने आपको बताया कि राष्ट्रवाद वहां पर क्यों पनपा, हिंद चीन में राष्ट्रवाद क्यों पनपा, तो मेरे भाई जब बाहरी कोई व्यक्ति कोई देश आकर के आप पर कब्जा कर लेगा और आप पर शासन प्रशासन करने लगेगा और आप पर हुकूमत चलाएगा, यानी कि आप पर अत्याचार करेगा, है ना, और आपको सही ढंग से जीवन यापन करने नहीं देगा, तो क्या करोगे आप लोग भी क्या करोगे, राष्ट्रवादी बनोगे और अपने देश के प्रति सजग बनोगे और उसको प्रयास क्या करोगे कि यहां से किस तरह से उसको हटा करके निकाल करके फेंका जाए। तो इसी के बारे में हम लोगों को देखना है। उत्तर देखिएगा, फ्रांसीसी उपनिवेश से परेशान होकर वियतनाम में हो चिन मी ने क्या किया था, तो 1925 ईस्वी में स्थापित वियतनामी क्रांतिकारी दल ने क्या, एक बात फिर से समझिएगा, उपनिवेश क्या होता है, एक बात थोड़ा सा, जब कोई उपनिवेश का अर्थ क्या होता है, उपनिवेश, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर और गरीब देश पर शासन प्रशासन कर लेता है और सारे शासन प्रशासन को अपने अकॉर्डिंग चलाने लगता है, तो उसको, इस कमजोर देश को क्या कहते हैं हम लोग, उस देश का उपनिवेश कहते हैं। जैसे भारत था इंग्लैंड का उपनिवेश, क्या था, भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था। ठीक इसी प्रकार ये जो लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये 3 देश जो थे ये फ्रांस के उपनिवेश थे, है ना, किस देश के, फ्रांस के। और इसी उपनिवेश से परेशान होकर के हो चिन मी एक व्यक्ति था, हो चिन मिन, ये एक व्यक्ति था, इसने क्या किया, तो 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। किसका, वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया, जो क्या करता था, तो फ्रांसीसियों के खिलाफ विद्रोह करता था और फ्रांसीसियों के खिलाफ क्रांतिकारी कार्य करता था, जिससे क्या हो, तो फ्रांस वियतनाम छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो। इस प्रकार का घटना जो है हो चिन मी नामक व्यक्ति के द्वारा किया जाता था। जैसे हमारे भी भारत में कई सारे राजनेता आए, कई सारे क्रांतिकारी व्यक्ति आए, जैसे हमारे वीर भगत सिंह, है ना, सुभाष चंद्र बोस, है ना, इस तरह के कई सारे व्यक्ति आए जिन्होंने क्या किया, हमारे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करके भारत को स्वतंत्र और सजग बनाया और यहां तक हम लोगों को पहुंचाया। बढ़िएगा आगे। और इस तरह से क्या हुआ, वियतनाम वासियों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत किया, किसने, हो चिन मी ने। और हो चिन मी के प्रयास से वियतनाम वासी फ्रांसीसियों के खिलाफ आवाज उठाए और विद्रोह भी किया। क्या किया, आवाज भी उठाए, विद्रोह भी किया और स्वतंत्र भी हो गए आगे चल के, हो चिन मी के प्रयास से ही। जैसे हमारे भारत में 1915 में भारत में होता है महात्मा गांधी जी का एंट्री, और साथ ही साथ स्वतंत्रता के समय 1947 तक भारत में महात्मा गांधी का क्या होता है, तो नेतृत्व होता है ना। आगे बढ़िएगा। तो आगे हम यहाँ पर आप सभी का पूछा गया क्या कारण था कि इस प्रकार की परिघटनाएं जो है, इस प्रकार की घटनाएं जो है घटित होती है, कहां पर, हिंद चीन में। बढ़िएगा आगे मेरे भाई। तो आप सभी को मैं बता दूं कि पहला जो आपका कारण था, पहला कारण क्या है, देखिएगा, पहला कारण है शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन, यानी कि हिंद चीन में शिक्षा के क्षेत्र में फ्रांसीसियों के द्वारा क्या किया गया, परिवर्तन कर दिया गया। जैसे मान लिया जाए अंग्रेजी जो है ये हमारे यहाँ था नहीं, अंग्रेजी, बढ़िएगा थोड़ा सा, अंग्रेजी ये तो हमारे भारत में था न, अंग्रेजों के आने से पूर्व। जैसे ही ये अंग्रेज आए वैसे ही हमारे भारत में क्या बन गया, अंग्रेजी का एक गढ़ बन गया भारत। ठीक इसी तरह फ्रांसीसी जो है हिंद चीन में अपना शिक्षा, अपने देश का शिक्षा स्थापित करना चाहते थे और अपने तौर तरीके से यहाँ पर शिक्षा में क्या कर दिया था, परिवर्तन कर दिया था, जो कि पहला कारण है। दूसरा कारण हम लोग जानते हैं कि वियतनामी क्षेत्र में उत्खनन के साधन भी बहुत मात्रा में उपलब्ध था, साथ ही साथ वहां पर कृषि कार्य भी बहुत जोरों से होता था। तो कृषि के क्षेत्र में भी फ्रांसीसियों के द्वारा परिवर्तन कर दिया गया,
जिसके कारण यहाँ पर विद्रोह फ्रांस को देखना पड़ा, क्रांति का मुंह देखना पड़ा। साथ ही साथ जब कोई भी उपनिवेश किसी देश को बना लेता है तो वहां पर अत्याचार करने लगता है। जैसे अंग्रेज भी हमारे भारत में क्या किया था, कब्जा जमाया था और उपनिवेश बना लिया था। साथ ही साथ हम भारतीयों को कुत्ते जैसा व्यवहार करता था, है ना। तो इस तरह की घटनाएं जो है फ्रांस जिस तरह से इंग्लैंड भारत पर कर रहा था, ठीक उसी प्रकार हिंद चीन में फ्रांस कर रहा था, जिसके कारण इस प्रकार इसको क्या करना पड़ा, क्रांति का मुंह देखना पड़ा फ्रांस को, है ना। और क्रांति किसी भी देश के प्रति तभी होगा, क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन, बदलाव। मेरे भाई जब आप सही ढंग से कार्य कर ही रहे होंगे, जब आप सही ढंग से कार्य कर ही रहे होंगे तो आपके खिलाफ कोई भी विद्रोह क्रांति नहीं करेगा। क्रांति का अर्थ परिवर्तन तभी हो सकता है जब आप कोई गलत कार्य करो। बढ़िएगा आगे। उम्मीद करता हूं कि पहला जो प्रश्न था आपका ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही बेहतरीन निकल के आता है। क्या प्रश्न कहता है, सुनिएगा एक बार आराम से। हुआ आंदोलन का क्या उद्देश्य था? हुआ आंदोलन क्या था या फिर इसका क्या उद्देश्य था, इसके बारे में अगर पूछा जाए तो आंसर आपके स्क्रीन पे मौजूद है, जिसको मैं अभी आप सभी को बताऊंगा। हुआ आंदोलन भी आपका वियतनामी क्षेत्र में, यानी कहने का अर्थ है कि हिंद चीन के क्षेत्र में ही हुआ था। तो बढ़िएगा अपने उत्तर की ओर। तो अपना उत्तर जो है हुआ आंदोलन 1939 ईस्वी में वियतनाम में चलाया गया था, जो उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन था। मतलब आप सभी से अगर पूछा जाए कि हिंद चीन किसका उपनिवेश था, हिंद चीन जो था ये किसका उपनिवेश था, तो ये हिंद चीन जो था मेरे भाई ये आपका फ्रांस का उपनिवेश था। किसका? फ्रांस का उपनिवेश था। और हुआ आंदोलन जो था ये उपनिवेशों के खिलाफ, यानी कि उपनिवेश जो बनाया हुआ था फ्रांस, किसको? हिंद चीन को। तो फ्रांस के खिलाफ ही हुआ आंदोलन 1939 ईस्वी में वियतनाम में चलाया गया। कहां पर? मैंने आपको बताया कि हिंद चीन में 3 क्षेत्र, कौन कौन? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये 3 क्षेत्र थे। और इसी 3 क्षेत्र में से एक क्षेत्र वियतनाम भी था। कौन सा? आपका वियतनाम। इसी वियतनाम में क्या किया गया था, तो हुआ आंदोलन 1939 ईस्वी में फ्रांसीसियों के खिलाफ चलाया गया था। बढ़िएगा आगे। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हुइन फूसो थे। कौन थे? हुआ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? हुइन फूसो। कौन? हुइन फूसो। मेरे भाई यहाँ पर चीन का भी नाम है, चीन से भी संबंधित नाम मिलेगा और भारत से भी, तो थोड़ा सा टफ जरूर है नाम, तो याद रखेंगे। हुइन फूसो थे। हुइन फूसो ने फिजूल खर्ची, और जितने भी अंग्रेज भी हमारे भारत में थे तो क्या करते थे? फिजूल खर्ची करते थे, हम भारतीयों पर अत्याचार करते थे और शराब भी पीते थे, मांस भी खाते थे और खूब सारा एंजॉय करते थे, है ना। तो इसी तरह क्या होता था फ्रांस के द्वारा, किसके जहां? तो हिंद चीन में इसी तरह की घटनाएं घटित की जाती थी, जिसके कारण हुआ आंदोलन लाया गया था हुइन फूसो के द्वारा। किसके द्वारा? हुइन फूसो, इसके द्वारा। बढ़िएगा आगे। शराबखोरी और बाल कन्याओं की बिक्री की प्रथा का विरोध किया गया। ये जो हुआ आंदोलन था, ये हुआ आंदोलन में क्या किया गया, है ना। तो यहाँ पर आप देखिएगा फिजूल खर्ची, ज्यादा जो खर्च कर रहा था, इसको कम करने के लिए विद्रोह लाया गया था। शराबखोरी मतलब शराब पी करके फ्रांसीसी व्यक्ति एकदम खूब सारा अत्याचार करते थे। उसके बाद बाल कन्याओं की बिक्री। बाल कन्याओं की बिक्री कहने का अर्थ है कि बच्चियों को, है ना, बच्चियों को फ्रांसीसियों के द्वारा उठा ले जाया जाता था, साथ ही साथ उसके साथ रेप और बलात्कार जैसी घटनाएं की जाती थी, जो कि कहीं से भी सही नहीं था। और हमारे भारत में भी बाल विवाह का प्रचलन जो था इसी के कारण था, क्योंकि अंग्रेज आते थे और हमारे जो भी बहन थी,
उसको उठा ले जाते थे, जिसका विवाह नहीं हुआ होता था उसको, और साथ ही साथ उसके साथ सामूहिक बलात्कार भी किया करते थे। कौन? अंग्रेज, जो कि कहीं से भी सही नहीं था। और हम लोग मानते हैं कि अंग्रेज ये बहुत बेहतर थे। मेरे भाई जिसको मानना है मानो, मैं इतिहास पढ़ता भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ, तो मैं तो कभी नहीं मानूंगा कि अंग्रेज बेहतर थे। अंग्रेज बिल्कुल ही बेवकूफ आदमी थे। अपने जेब भरने के लिए उन्होंने हमारे साथ जो भी किया गलत ही किया। बढ़िएगा आगे। तो बिक्री की प्रथा का विरोध करने के लिए ये हुआ आंदोलन लाया गया था, जो फूसों के द्वारा, किसके? इन फूसों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए सरकार ने कठोर दमनकारी, जैसे इन फूसो जो था, फूसो सरकार के फिजूल खर्ची पर कहता था कि भाई इतना फिजूल खर्ची मत करो, जिससे देश क्या हो, घाटे में चला जाए। साथ ही साथ शराब यहाँ पर कोई नहीं पिएगा, बाल कन्या की बिक्री, बच्चियों की बिक्री कोई नहीं करेगा। इस तरह ये जो हुआ आंदोलन इन सभी का विरोधी था, जिसके कारण क्या हो रहा था, सरकार यानी कि फ्रांसीसी सरकार जो थी हिंद चीन में, इस आंदोलन को दबाने का, रोकने का प्रयास किया जा रहा था। किसके द्वारा? फ्रांसीसियों के द्वारा। और किसके आंदोलन को? तो हुइन फूसों के आंदोलन को। हुइन फूसों का आंदोलन कौन था? तो हुइन फूसों का आंदोलन जो था मेरे भाई, वह था आपका हुआ आंदोलन। और हुआ आंदोलन कब लाया गया था? तो हुआ आंदोलन आपका 1939 में लाया गया था। कार्यवाही कर दिया गया, मतलब कई सारे दमनकारी कार्य किए गए फ्रांसीसियों के द्वारा, ताकि हुआ आंदोलन स्थगित हो जाए, रुक जाए। इसके लिए आंदोलन को दबा दिया गया। अंत में क्या हो गया आंदोलन को, हुआ आंदोलन को दबा ही दिया गया फ्रांसीसियों के द्वारा। परंतु यह आंदोलन राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ चुके थे, मतलब ये आंदोलन का प्रसार पूरा हिंद चीन में हो चुका था। किसके आंदोलन का? हुइन फूसो। उम्मीद करता हूं कि ये जो आपका तीसरा प्रश्न था, ऑलरेडी आप सभी को यहाँ पर बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। मेरा टारगेट यही रहेगा कि आप सभी को 99% आप सभी को नंबर एसएसटी पेपर में दिलाया जाए। क्या किया जाए? एसएसटी पेपर में आप सभी को ज्यादा से ज्यादा नंबर दिलाया जाए। इसके साथ आप हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, है ना। तो बढ़िए, अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हो चीनमी मार्ग की उपयोगिता बताइए। तो हो चीनमी एक व्यक्ति था, जो कि एक बेहतरीन व्यक्ति था, राष्ट्रवादी व्यक्ति था। कहने का अर्थ यह है मेरे भाई कि राष्ट्र के प्रति उसमें प्रेम की भावना थी। किसमें? आपका हो चिन्मी में। तो हो चिन्मी के नाम से ही आपका क्या बनाया गया? एक मार्ग, एक सड़क बनाया गया। इसकी क्या उपयोगिता रही, इसके बारे में बताना है। जैसे आप लोग कई बार सुने होंगे गांधी मार्ग, मतलब गांधी जी के नाम से रोड बना दिया गया है। और हमारे दलसिंह सराय में भी तो है ना। आप लोग अगर दलसिंह सराय ऑफलाइन पढ़ते होइएगा तो आप आरएच, राष्ट्रीय हाई स्कूल जो आपका है ना, उच्च विद्यालय, यहाँ पर राष्ट्र आरएच, उसके सामने वाला जो रोड है, जिसको हम लोग गर्ल्स भी कहते हैं, गर्ल्स स्कूल भी आपका उसी के बगल में। तो आरएच और गर्ल्स दोनों के बीच में जो आपका सड़क है, वही आपका क्या है? गांधी मार्ग भी है ना। तो अगर बात करें तो इस प्रकार का हो चीन में मार्ग जो बनाया गया था, कहां पर? हिंद चीन में। इसकी क्या उपयोगिता थी, इसके बारे में आप सभी से मेरे भाई पूछा गया है। तो चलिए उत्तर को देखते हैं। हो चिन मी मार्ग हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया की सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। कहने का अर्थ यह है कि हो चिन मी मार्ग एक बड़ा सा मार्ग था, जो संपूर्ण लगभग क्या तो हिंद चीन में फैला हुआ था, है ना। इस मार्ग में इस मार्ग से सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर पूरे वियतनाम से जुड़ी हुई थी। मतलब एक मुख्य सड़क के रूप में ये हो चिन मी मार्ग था। एक मुख्य सड़क के रूप में हिंद चीन मार्ग क्या तो आपका हो चिन मी मार्ग था।
और इसमें कई सारे छोटे छोटे जो आपका सड़क निकल करके क्या तो संपूर्ण हिंद चीन क्षेत्र में फैला हुआ था। कच्चे पक्के सड़क निकल के कहां पर फैला हुआ था? हिंद चीन में फैला हुआ था। आगे बढ़ेंगे, ये इस शहर का ये जो सड़क था, ये जो मार्ग था, इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता होती है। इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता होती है कहां पर मेरे भाई? तो इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता होती है हिंद चीन में, है ना। गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। इस मार्ग से सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर पूरे वियतनाम से जुड़ी हुई थी। यह वियतनाम की रसद सप्लाई। अब यहां पर आप सभी का मुख्य पॉइंट आया कि रसद सप्लाई। जैसे आप सभी को बात किया जाए कि हिंद चीनी क्षेत्र में, है ना, युद्ध होता था, क्रांति होती थी, तो यहाँ पर रसद सप्लाई का एक मुख्य मार्ग माना जाता था। कौन? हिंद चीन। ये जो आपका हो चिन्मी मार्ग था, कौन सा? हो चिन्मी मार्ग था। ये रसद सप्लाई का एक मुख्य मार्ग माना जाता था। रसद सप्लाई कहने का अर्थ है मेरे भाई खाना, है ना, खाना पहुंचाने का ये एक प्रमुख मार्ग था। किसको? युद्ध में कार्यरत सैनिकों को। रसद का अर्थ होता है खाना, यानी कि सैनिक को जो भी चाहिए प्रोटीन खाने के लिए, उन सभी को हम लोग रसद कहते हैं। रसद सप्लाई का मतलब रसद एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का ये एक प्रमुख मार्ग था। इस मार्ग पर अमेरिका के द्वारा कई बार बमबारी भी की गई। मान लिया जाए कि ये आपका ये सड़क है, इस सड़क पर अमेरिका के द्वारा कई बार क्या किया गया? बमबारी भी की गई। किस पर? हो चिन्मी मार्ग पर, जो कि वियतनाम वासियों के लिए एक प्रमुख मार्ग था। क्यों प्रमुख था? कि इसी मार्ग से युद्ध बंदियों के लिए, यानी कि युद्ध में कार्यरत काम करने वाले सैनिकों, स्टाफों के लिए इसी से रसद जाता था। मतलब खाना एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता था। बढ़िएगा आगे मेरे भाई, है ना। और इस मार्ग को वियतकांकों की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मतलब वियतनाम वासियों के लिए इस मार्ग को जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्यों? कि उसको ये मार्ग जो है काफी मजबूती प्रदान करता था। अतः इस पर अमेरिका नियंत्रण पाना चाहता था। अतः क्या करना चाहता था? अमेरिका इस पर नियंत्रण करना चाहता था और कई बार इस पर बम भी गिराया था। लेकिन जब कभी भी बम गिराता जब कभी भी इस मार्ग पर बम गिराया जाता अमेरिका के द्वारा, तो तुरंत ही हिंद चीन वासियों के द्वारा इस मार्ग को फिर से कंप्लीट कर दिया जाता, मरम्मत कर दी जाती, है ना। और ये प्रमुख मार्ग था हिंद चीन का। इसीलिए इस पर कई बार अमेरिका ये चाहता था कि हमारा इस पर क्या हो? कब्जा हो जाए, ताकि हाथ पांव ही टूट जाएगा। किसका? वियतनामियों का या फिर हिंद चीन वासियों का, है ना। रसद ही नहीं जा पाएगा तो युद्ध में सैनिक लड़ कितना पाएंगे? कोई भी सैनिक जो होता है, देखिएगा, सैनिक को उसको प्रोटीन चाहिए, उसको खाना चाहिए। जब तक रसद नहीं जाएगा, मतलब जब तक खाना नहीं जाएगा सैनिक के पास, तब तक युद्ध नहीं लड़ सकता। बिना खाए बिना पिए आप कितना दिन पढ़ाई कर सकते हो? जब आप पढ़ नहीं सकते तो सैनिक कैसे मार कर सकते हैं? इसीलिए अमेरिका के द्वारा इस पर कई बार नियंत्रण करने का भी प्रयास किया गया था, है ना। उम्मीद करता हूं कि ये जो आपका हो चिन्मी मार्ग था समझ में आ गया होगा मेरे भाई। आगे आपका बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, देखिएगा, एकदम आराम से पढ़िएगा मेरे भाई। आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न लाया हूं। साथ ही साथ एक लेक्चर में आपका क्या होगा? तो आपका सारा का सारा चैप्टर ही खत्म कर दूंगा मैं, है ना। हिंद चीन का क्या अर्थ है? हिंद चीन का क्या अर्थ है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैंने आपको चैप्टर स्टार्टिंग, जब मैं लेक्चर स्टार्ट हुआ था तब भी बताया था और अब भी बताऊंगा, है ना। हिंद चीन को ही हम लोग इंडो मतलब इंडिया, और चाइना मतलब चीन। इंडो चाइना में वर्तमान के 3 देश आते हैं। इंडो चाइना में वर्तमान के कितने देश आते हैं? 3 देश आते हैं। कौन कौन? लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। कौन कौन देश आते हैं मेरे भाई? लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। ये इंडो चाइना क्षेत्र में 3 देश आते हैं। कितने देश? 3 देश आते हैं। इंडो चाइना क्षेत्र में कुल मिला के मेरे भाई 3 देश आते हैं। याद रखना आप सभी को, कौन कौन देश? लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, है ना।
लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, ये 3 देश आते हैं। प्राचीन काल में यहाँ के साथ भारत का व्यापार था, मतलब यहाँ के राजा वहां जाते थे व्यापार करने, या फिर वहां पर भारत का भी शासन था, है ना। और भारत से गए लोगों द्वारा शिक्षित और सुसंस्कृत किया गया था। मतलब भारत से जो भी राजा हो या फिर व्यापारी हो, यहाँ पर जब गए ना तो अपना शिक्षा, अपना सभ्यता, अपना संस्कृति यहाँ पर छोड़ के आ गए, मतलब अपना लक्षण छोड़ दिए। जैसे आप सभी किसी शराबी के साथ रहिएगा तो उस आप में भी थोड़ा बहुत क्या आ जाएगा, लत आ जाएगा टानने का, है ना। अगर आप सभी किसी शिक्षित और अच्छे व्यक्ति के पास रहोगे और आप में कोई बुरा काम करने वाला आदत है तो आप सभी का धीरे धीरे वो आदत छूट जाएगा। तो जैसे ही वियतकांग यहाँ पर क्या हुआ, भारत के व्यक्ति हिंद चीन में व्यापार करने या फिर शासन करने गए ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर हो गया मेरे भाई क्या, तो यहाँ पर हो गया कि भारत से कुछ यहाँ पर सीखने को मिला, यहाँ की सभ्यता संस्कृति के बारे में जानने को मिला, है ना। बाद में ये अलग अलग समूहों में बट गए और चीन के शक्तिशाली साम्राज्य की छत्र छाया में रहने लगे थे, इसीलिए इस क्षेत्र को हिंद चीन नाम दिया गया। और आगे क्या हुआ कि जैसे भारत के साथ मामला पेश आया था, वैसे चीन भी यहाँ पर, जैसे ही भारत कमजोर पड़ा यहाँ पर शासन प्रशासन में, वैसे ही तुरंत यहाँ पर चीन का अटैक हुआ। यहाँ पर तुरंत ही चीन प्रवेश किया और अपना क्या किया, सभ्यता संस्कृति को थोपने का काम किया चाइना। तो यहाँ पर हिंद चीन क्षेत्र में, मतलब लाओस, वियतनाम, कंबोडिया के क्षेत्र में भारत का भी सभ्यता और संस्कृति मौजूद था, और इसी तरह से क्या हुआ, तो चाइना ने भी अपना सभ्यता और संस्कृति थोपने का प्रयास किया, जिसके कारण यहाँ पर मिश्रण हो गया यहाँ के लोगों में, है ना। क्या, हिंद चीन, हिंद चीन कहने का अर्थ है हिंदुस्तान का भी, मतलब भारत का भी और चाइना का भी, इन दोनों का यहाँ पर मिश्रण देखने को मिला, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया, तो इस क्षेत्र का नाम पड़ गया हिंद और चीन। आपसे अगर पूछा जाए कि हिंद चीन में कितने देश आते थे, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है, ओनली 3 देश आते थे, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे भाई, ये प्रश्न मैं आप सभी को दोबारा करवा रहा हूं, क्या, तो नपाम और एजेंट ऑरेंज क्या था। नपाम और एजेंट ऑरेंज देख रहे हो आप सभी कि ये प्रश्न पूछा जा चुका है, और इस प्रश्न को आप सभी के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना जताई जा रही है। नपाम और एजेंट ऑरेंज एक घातक रासायनिक हथियार था। क्या था मेरे भाई, तो एक प्रकार का घातक रासायनिक हथियार था। कौन, ये घातक रासायनिक हथियार हिंद चीन के क्षेत्र में अमेरिका के द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। नपाम और कौन, नपाम और आपका एजेंट ऑरेंज। आगे बढ़िएगा, जो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान अमेरिका के द्वारा वियतनाम पर उपयोग किया गया था। मतलब कहने का अर्थ यह है कि नपाम और एजेंट ऑरेंज एक रासायनिक हथियार था। क्या, एक रासायनिक हथियार था जो अमेरिका के द्वारा वियतनाम युद्ध में वियतकांगों पर, मतलब वहां के निवासियों पर इस्तेमाल किया गया था। कौन सा, तो आपका नपाम और एजेंट ऑरेंज, ये 2 घातक रासायनिक हथियार। अगर हम लोग बात करें कि नपाम क्या होता है, तो नपाम में एक प्रकार का रासायनिक गैसोलीन मिलाया जाता था। क्या, गैसोलीन एक प्रकार का रसायन होता है जिसको मिला दिया जाता था, जो अत्यधिक क्या था, ज्वलनशील था। मतलब जैसे पेट्रोल है ना, तेजाब हम लोग कह सकते हैं, तेजाब जिसको छिड़कने पर तुरंत ही जला देता है, उसी प्रकार का था। अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण त्वचा से चिपक कर जलता रहता था। मतलब एक गैसोलीन जो होता है, एक रसायन होता है जो कहीं पर अभी अगर छीट दिया जाए अगर, तो वह चिपक जाएगा। क्या कर देगा, चिपक जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति के अगर शरीर पर अगर नपाम को छीट दिया जाता तो ये त्वचा से चिपक जाता था और धीरे धीरे जलता रहता था। तो क्या था, ये ज्वलनशील पदार्थ था। बढ़िएगा आगे। और एजेंट ऑरेंज के बारे में बात करें तो एजेंट ऑरेंज एक खतरनाक जहर था। क्या था, एक खतरनाक जहर था, जिन्हें इसको एजेंट ऑरेंज को जिस ड्राम में रखा जाता था, ड्राम मतलब
डब्बा में, किसमें, ड्रम मतलब डब्बा में रखा जाता था, उन पर ऑरेंज कलर की क्या लगाई गई थी, पट्टी लगाई गई थी, ऑरेंज कलर की पट्टी लगाई गई थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, ऑरेंज एजेंट। ये जो आपका एजेंट है, ये एजेंट एक प्रकार का जहर था, क्या था, जहर था। और इस एजेंट नामक जहर को जिस ड्राम में रखा जाता था, जैसे मान लो कि ये आपका ड्राम हो गया है ना, हुआ तो नहीं, फिर से एक बार बनाते हैं, है ना, ये आपका मान लो कि ड्राम हो गया, ड्राम में आप लोग देखते होइएगा इस प्रकार से पट्टी बना रहता है, तो ये आपका ऑरेंज कलर का पट्टी होता था। इसी को हम लोग, और जिस डब्बे में रखा जाता था उसको में हम लोग क्या करते थे, ऑरेंज कलर की पट्टी लगा देते थे, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया, एजेंट ऑरेंज पड़ गया। आगे बढ़िएगा, एजेंट ऑरेंज पड़ा, इसका नाम क्या पड़ गया, एजेंट ऑरेंज पड़ गया। आगे, एजेंट ऑरेंज के प्रयोग से काफी क्षति होती थी, और नापाम और एजेंट ऑरेंज ये दोनों एक ऐसा हथियार था जो हिंद चीन में, कहां पर, हिंद चीन में इस्तेमाल में लाया जाता था, किसके द्वारा, तो अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के द्वारा ये इस्तेमाल में लाया जाता था, जो कि कहीं से भी सही नहीं था। और अमेरिका का वियतनाम पर कोई अधिकार भी नहीं था, बस वो किसके, बाओदाई के समर्थन में प्रवेश किया था। फिर बाद में चल के वो प्रयास कर रहा था कि संपूर्ण वियतनामी क्षेत्र यानी कि हिंद चीन क्षेत्र पर हमारा कब्जा हो, ऐसा किसका प्रयास था, तो अमेरिका का प्रयास था। बढ़िएगा मेरे भाई आगे, और आगे हम लोग देखेंगे क्या, तो आगे हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। ये प्रश्न नंबर 6 हो जाएगा, अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ। अगला प्रश्न आप सभी का इतना इंटरेस्टेड है मेरे भाई, क्या ही बताओगे, है ना। अगला प्रश्न आप सभी का कि अमेरिका जो था ना, ये हिंद चीन में कैसे घुसा, ये कैसे दाखिल हुआ, कैसे इसको प्रवेश मिला, इसके बारे में चर्चाएं हम लोग करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे भाई, सीखते रहिएगा। 1950 ईस्वी में उत्तरी वियतनाम में हो चिन मी के साम्यवादी समर्थक लगातार बढ़ते जा रहे थे, मतलब हो चिन मी जो राष्ट्रवादी व्यक्ति था, राष्ट्र के प्रति अपना विचार विमर्श रखता था, अपना थिंकिंग करता था, राष्ट्र को यानी कि अपने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करता था। इसी के लिए क्या हुआ, साम्यवादी जो समर्थक था, किसका, आपका हो चिन मी का, किसका मेरे भाई, हो चिन मी का, इसके समर्थक मतलब इसके सपोर्टर लगातार बढ़ते जा रहे थे। ये घटना कब की थी, तो ये घटना 1950 की थी कि हो चिन मी के समर्थक लगातार बढ़ते जा रहे थे, जिससे अमेरिका को लगा नहीं रे भाई ये तो हमें उखाड़ फेंकेगा, अगर इस तरह का समर्थक ये बढ़ाता रहा, इस तरह अगर इसका सपोर्टर बढ़ता रहा तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को उखाड़ फेंकेगा। इसके लिए हम लोगों को ये करना चाहिए कि हो चिन मी को क्या कर देना चाहिए, इसको रास्ते से हटाया जाए। इसी क्रम में दीएन बियन फू दुर्ग पर साम्यवादी चीन और हो चिन मी की सेना, क्या, हो चिन मी, साम्यवादी हो चिन मी की सेना फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से हरा दिया। और इसी क्रम में इतना अधिक उसका हो चिन मी का सपोर्टर बढ़ गया था, समर्थक बन गया था, किसका, हो चिन मी का। तो क्या किया, तो डीएन बियन फू एक दुर्ग था, एक किला था, जिस पर फ्रांस और वियतनाम में युद्ध होता, किसमें, वियतनाम और फ्रांस में युद्ध होता है, और इस युद्ध में फ्रांस को बुरी तरह डीएन बियन फू दुर्ग पर कब्जा कर लिया जाता है, बुरी तरह फ्रांस को हराकर, किसके द्वारा, हो चिन मी और उसके समर्थक के द्वारा। अमेरिका डर गया, क्या हुआ, अमेरिका खूब डर गया, अरे बाप रे बाप अब क्या होगा। पहली बात तो डरा हुआ था, क्यों डरा हुआ था, कि उसके समर्थक लगातार बढ़ते जा रहे थे। दूसरी बात क्या, तो जब डीएन बियन फू दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए यानी कि कब्जा करने के लिए युद्ध होता है, मार होता है, किसके द्वारा, फ्रांस और वियतनाम के बीच, तो क्या होता है, तो इस युद्ध में फ्रांस को हार का मुंह देखना पड़ता है, जिसके कारण और भी अमेरिका डर, अरे बाप रे अब क्या होगा, है ना। हरा कर कब्जा कर लिया अमेरिका। हो
हो चिन्ह की बढ़ते शक्ति को देखकर दक्षिणी वियतनाम के शासक बाओ दाई, दक्षिणी वियतनाम के शासक बाओ दाई के समर्थक में वियतनाम में दाखिल हुआ। इस तरह से जब बढ़ता जा रहा था, पहली बात ये आपको कॉन्सेप्ट ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये वियतनाम दो भाग में बटा हुआ था, ये आपका दक्षिणी वियतनाम, ये उत्तरी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम का शासक कौन था? हो चिन मी था। दक्षिणी वियतनाम का शासक कौन था? बाओ दाई था। कौन था? बाओ दाई था। जिसके कारण इस तरह अगर बढ़ता जा रहा था, इस तरह बढ़ता जा रहा था ना हो चिन मी का समर्थक, तो इससे व्यक्ति डर गया था बाओ दाई। कौन डर गया था? बाओ दाई, जो दक्षिणी वियतनाम का शासक था, है ना। और इसने रिक्वेस्ट किया बाओ दाई ने, हे अमेरिका बाबू, आप हमारे समर्थक में, हमारे समर्थन में, हमारे सपोर्ट में आप क्या करो, तो अमेरिका आप हमारे देश आओ, वियतनाम आओ। तो इसी के सपोर्ट में क्या किया, हो चिन मी के खिलाफ और बाओ दाई के समर्थन में क्या किया, अमेरिका हिंद चीन में प्रवेश किया। कहां पर? हिंद चीन में प्रवेश किया। और अंत में अमेरिका इतना इतना ये माइली गांव की घटना किया, है ना। माइली गांव में के बारे में आप सभी को आगे बताऊंगा आज ही के लेक्चर में। और माइली गांव एक दुखदाई घटना था जो अमेरिका के द्वारा किया गया था। और इसी के चलते बाद में अमेरिका को हो चिन मी के द्वारा इतना पीटा गया और इसके समर्थक के द्वारा इतना धोया गया कि ये हाथ पांव लेके भाग गया। और अंत में क्या करना पड़ा, अमेरिका को वियतनाम युद्ध से क्या करना पड़ा, उसको पांव पीछे खींचना पड़ा। सबसे बड़ी गलती तो किसकी थी? वियतनाम में। अगर वियतनाम दो भाग में बटा हुआ था, एक हिंद चीन में था, हो चिन मी के पास था, और एक आपका किसके? बाओ दाई के पास था। तो बाओ दाई को चाहिए नहीं था कि वो क्या करे, अमेरिका को बुलाए, लेकिन उसने अमेरिका को बुला लिया और अमेरिका को इतना धोया गया कि अमेरिका भी भाग गया बाद में। लेकिन यहाँ पर कई सारे गलत काम करके कौन भागा था? अमेरिका भागा था। उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि यहाँ तक आप सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा और आंसर भी समझ में आ गए होंगे। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे। अगला आपका ये प्रश्न नंबर 7 है, हो चिन मी का संक्षिप्त परिचय दे कि हो चिन मी कौन था। इसके बारे में मेरे प्यारे भाई आप सभी बताओगे। तो मैंने अभी ही बताया है कि हो चिन मी एक व्यक्ति था जो उत्तरी वियतनाम का शासक था और एक राष्ट्रवादी व्यक्ति था। कहने का अर्थ यह है कि वह अपने देश के प्रति समर्पित रहता था, अपने देश के उन्नति, विकास, है ना, तरक्की के बारे में सोचता रहता था। कौन मेरे भाई? तो हो चिन मी, है ना, हो चिन मी। तो ये आपका हो चिन मी का संक्षिप्त परिचय रहा। बाकी हम लोग वर्ड पर देखेंगे और सीखेंगे। तो हो चिन मी अगर बात करें तो 1917 ईस्वी में हो चिन मी एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। मेरे भाई वियतनाम का ये छात्र था। कौन? वो वियतनाम का ये छात्र था हो चिन मी। और फ्रांस की राजधानी ये पहुंच जाता है पेरिस। और पेरिस में एक साम्यवादी का मतलब जो ऐसा व्यक्ति हो जो अपने देश के बारे में सोचे, अपने देश के विकास और उन्नति के बारे में चर्चा करे, इसके बारे में एक क्या किया इसने? दल बना लिया, एक गठन बना लिया, एक गुट बना लिया। किसने? हो चिन मी ने गुट बना लिया। बाद में हिंद चीन, बाद में हो चिन मी, हो यहां पर होगा हो चिन मी साम्यवादी शिक्षा प्राप्त करने मॉस्को गया। बाद में क्या किया? पहली बार तो साम्यवादी जो भी व्यक्ति था उसको मिला करके पेरिस में, पेरिस यानी कहने का अर्थ है फ्रांस में, क्या कर लिया? एक गुट बना लिया। और वहां पर क्या किया? फिर साम्यवाद का क्या होता है? शिक्षा, है ना, एजुकेशन, इसको प्राप्त करने के लिए मॉस्को नामक देश पहुंचा। कहां पहुंचा? मॉस्को नामक। वहां पर साम्यवाद के बारे में इसने सटीक जानकारी प्राप्त किया ना। और इससे प्रेरित होकर 1925 ईस्वी में क्या कर लिया इसने? तो 1925 ईस्वी में ना वियतनामी क्रांति दल का गठन कर लिया। किसने? तो हो चिन मी ने 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांति दल का गठन कर लिया। किसके लिए? अपने देश की उन्नति और तरक्की के लिए गठन किया। अंत में 1930 ईस्वी में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम में क्या किया? तो कांग सांग देश अर्थात वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। मतलब
छोटे छोटे पार्टियों में छोटे छोटे अंग, क्यों कि फ्रांस मजबूत था, फ्रांस मजबूत था, है ना। और उससे बचने के लिए हमारे देश में भी कई सारे आंदोलन हुए थे, छोटे छोटे आंदोलन, है ना। तो इसी को एकजुट, जैसे महात्मा गांधी आए तो एक क्या किया था, एक सफल नेतृत्व प्रदान किया था। तो ठीक इसी तरह हो चिन मी जो था, हो चिन मी जैसे देश में, इससे हो चिन मी से पहले भी क्या किए जा रहे थे, आंदोलन चलाए जा रहे थे, लेकिन इतना विस्तारित रूप में, बड़े रूप में, है ना, बड़े पैमाने पर नहीं चलाए जा रहे थे। तो हो चिन मी जब आया ना, तो हो चिन मी छोटे छोटे जो गुट थे, छोटे छोटे जो क्रांतिकारी दल थे, एकदम छोटे छोटे, उन सभी को एकजुट किया, इकट्ठा किया, सभी को प्रेरित किया कि नहीं, एकता में बल होता है, हम सभी एक रहेंगे तो क्या करेंगे, अमेरिका का, यानी कि अमेरिका भी बाद में आया था और उससे पहले फ्रांस, इन दोनों को हम लोगों को क्या करना है, मार के भगाना है ना। अर्थात क्या कर लिया, तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर लिया, स्थापना कर लिया, है ना। जो क्या था, तो पूर्णतः उग्र था, मतलब ये क्रांतिकारी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये उग्र थी, ये सही समय पर नहीं समझ पाती थी उतनी अच्छी बात। बाद में चल के इसी में सुधार लाया गया और आगे बढ़ाया गया इसको। 1954 में जिनेवा, आपको 2024 में पूछा गया था कि जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, तो जिनेवा कन्वेंशन आपका 1954 में। कन्वेंशन का अर्थ होता है समझौता या फिर सम्मेलन, है ना। समझौता के तहत वियतनाम को दो भाग में बांट दिया गया। वियतनाम को जिनेवा कन्वेंशन यानी कि जिनेवा समझौता 1954 के तहत वियतनाम कितने भाग में बांट दिया गया, बाद में दो भाग में। पहला भाग आपका उत्तरी वियतनाम था, क्या था, पहला भाग आपका उत्तरी वियतनाम था, इसको दे दिया गया किसको, हो चिन मी को, किसको, हो चिन मी को, और हो चिन मी यहाँ का शासक बन गया। उत्तरी वियतनाम दे दिया गया हो चिन मी को, और हो चिन मी क्या बन गया, यहाँ का शासक बन गया। और दूसरा भाग था दक्षिणी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम किसको दे दिया गया, बाओ दाई को दे दिया गया, और बाओ दाई यहाँ का क्या बन गया, शासक बन गया। तो आप सभी को समझ में आया कि हो चिन मी जो था एक राष्ट्रवादी व्यक्ति था, जिन्होंने कई सारे प्रयास के बाद, कई सारे प्रयास के उपरांत क्या किया, तो 1954 में अपने को, तो अपने देश जो वियतनाम था इसको बांट लिया दो में, आपका उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम का शासक खुद बना यानी कि हो चिन मी बना, और दक्षिणी वियतनाम का शासक बाओ दाई बना। आशा और उम्मीद के साथ कहता हूं कि यहाँ पर आप सभी का 7 जो प्रश्न था ये आप सभी के क्लियर हो गए होंगे।